हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको निबोश की तरफ से जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे ओपन बुक एग्जामिनेशन कहते हैं उसके बारे में ही एक डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दरअसल इससे पहले तक निबोश सारे एग्जामिनेशन क्लोज बुक लिया करता था, बट ड्यू टू कोविड-19 उन्होंने सेकेंड वीक ऑफ जून 2020 में एक तरह की न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वीडियो को मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्या वहाँ पर के लिए कंटेंट होगा, एंड में आपको क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आ सकते हैं, कितने टाइम आपको मिलेंगे। सो वीडियो के आप एंड तक बने रहें ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, निबोश की तरफ से डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते थे। स्पेशली अगर मैं आईजीसी की बात करूं तो आईजीसी में ही रिसेंटली ही एक तरह के न्यू सिलेबस का इंट्रोडक्शन हुआ था जो कि अक्टूबर 2018 स्पेसिफिकेशन भी कहलाता था। पहले निबोश आईजीसी में 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, आईजीसी 1, जीसी 2 एंड जीसी 3, और न्यू आईजीसी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हुआ करते हैं, आईजी 1 एंड आईजी 2। साथ साथ अगर आप ये आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट अगर आप यूके से कर रहे हैं तो वहाँ पर एनजीसी कहलाता है। तो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए आईजीसी के साथ साथ जो ओल्ड सिलेबस की आईजीसी 1 है या फिर एनजीसी अगर आप यूके में हैं, और अगर आपकी जो न्यू सिलेबस की बात करूँ आईजी 1 या फिर आप अगर यूके में हैं एनजी 1 के लिए अप्लाई होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वेरी फर्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कितने आवर्स मिलेंगे, और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स एक तरह का इंट्रोडक्शन मैं आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में देने वाला हूँ। सेकेंड वीडियो जो होगा जिसे पार्ट 2 कहेंगे, वहाँ पर मैं आपको क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में टिप्स दूंगा कि किस तरह से आपको क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते हैं उसके बाद लर्निंग पार्टनर आपके लिए एक तरह की क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, तो वहाँ पर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है इसके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूंगा। हो सकता है फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह जाए, तो निबोश ने जो आपके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलीज किया है उसे एक कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में मैं डिस्कशन करने वाला हूं जो पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। तो आप पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के लिए देखें, पार्ट 2 क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए देखें, और एक जनरल इंफॉर्मेशन इट मीन कुछ FAQ को जानने के लिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जानने के लिए आप पार्ट 3 का वीडियो जरूर देखें। वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर निबोश ने ज़्यादा डिले ना हो ड्यू टू कोविड-19 इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन के जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। दरअसल उसका मकसद ये है कि आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे हैं, घर में हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप ये एग्जामिनेशन को अटेंड कर सकते हैं। बट आपको ये बात का ख्याल रखना है कि फ़िलहाल जो ये एग्जामिनेशन है वो IGC 1 और IG 1 तक के लिए ही है। अगर आप यूके में हैं तो ये NGC 1 और NG 1 तक के लिए ही है। फर्दर आने वाले दिनों में निबोश GC 2 के लिए भी इस तरह के एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रहा है, बट फिलहाल ये IG 1 के लिए ही है। दूसरी चीज़ें आपको एक बात और जानना है कि जिस तरह से निबोश की क्वालिटी और स्टैंडर्ड है इस तरह के ओपन बुक एग्जामिनेशन से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो निबोश की क्वालिफिकेशन की वैल्यू पहले थी इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के बाद भी उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। ये वीडियो जो लोग निबोश जनरल सर्टिफिकेट के लर्नर हैं, लर्नर इट मीन्स जो लोग इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, प्लान कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो ये तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए है, जहां पर मैं आपको कंप्लीट एक एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं और आप यहां पर क्या क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से स्टडी होगी, किस तरह से सिलेबस होगा, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और साथ साथ आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं इस तरह के कोर्सेज में, इस तरह के एग्जामिनेशन में, उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि इसके ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो लर्निंग आउटकम्स है या फिर असेसमेंट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही सेम है जैसा कि पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में हुआ करता था। दूसरी चीजें, एक कॉमन जो चेंजेस आ रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन और क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन में, कि क्लोज बुक एग्जामिनेशन में आप कोई डिजिटल रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक और आप अपने नोट जो आपने प्रिपेयर किया है ड्यूरिंग स्टडी उसे आप रेफर नहीं कर सकते थे, उसके गो थ्रू आप नहीं जा सकते थे। बट यस, ओपन बुक एग्जामिनेशन में पॉजिटिव साइड आपके लिए क्या है कि आप अपने नोटबुक साथ साथ आप डिजिटल रिसोर्सेज के गो थ्रू जा सकते हैं जब आप आंसर्स कर रहे हैं।
साथ साथ यहाँ पर निबोश आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करता है। वो जो क्वेश्चंस पूछता है, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर आप अपने नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक तरह से ऑर्गेनाइज करके आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये निबोश आपसे डिमांड करता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये कब से अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बताता चलूं, निबोश ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अनाउंस किया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जुलाई 2020 से अवेलेबल होने वाला है। जो लोग लंबे दिनों से एग्जामिनेशन की वेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आप जुलाई 2020 से आप अपने एग्जामिनेशंस में अपेयर हो सकते हैं। बट इस चीज़ के लिए आपको अपने लर्निंग पार्टनर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस तरह से आप ओपन बुक एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाएंगे और सबमिट कर पाएंगे, तो दरअसल अभी निबोश अपने इंटरनल प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये अल्टरनेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहा है और आने वाले दिनों में ये सारे इंफॉर्मेशन निबोश अपने लर्निंग पार्टनर को, जहां पर आपने एडमिशन लिया है, उसे ये दे देगा और आप सारे फर्दर इंफॉर्मेशन वहां से, इट मीन्स लर्निंग पार्टनर से ले सकते हैं कि कब आपकी क्या टाइमिंग रहेगी, कैसे आप एक्सेस करेंगे और किस तरह से आपके असेसमेंट का सबमिशन होगा। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस ओपन बुक एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, इस असेसमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये असेसमेंट का फॉर्मेट एक तरह का सिनेरियो बेस्ड होगा, जो कि एक रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑपरेशन और वर्कर्स के बिहेवियर पे डिपेंड होगा। आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि आप वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में वर्किंग है, चाहे आप वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, इट मीन्स आप उस हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। साथ साथ आपको एक सीरीज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने बताया जाएगा, जिसमें कुछ सब टास्क भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। आपको ये बात का भी ख्याल रखना है कि आप जितने भी आंसर्स लिख रहे हैं वो जो सिनेरियो है उससे रिलेवेंट है। इट मीन्स आप उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, सारे आंसर्स आपके उस सिनेरियो से ही रिलेवेंट होना चाहिए। एंड में आपको हो सकता है कि कुछ एविडेंस भी अटैच करना पड़े जो ये सपोर्ट करता हो, इट मीन्स जो आपने आंसर्स लिखा है उसे सपोर्ट करता हो। फॉर्मेट ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन में अगर कुछ पॉइंट और मैं ऐड करूं तो आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप आंसर्स लिखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होगा। इट मीन्स आपको आंसर्स मोर डिटेल में लिखना है। साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि निबोश ने जो असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम दिया है वो 24 आवर्स का है। इट मीन्स आपको ज़्यादा डिटेल्स में लिखना है तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी है। आपके लिए एक तरह का ये चैलेंज होगा कि जो आपको सिनेरियो दिया गया है, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से उस क्वेश्चंस को समझ करके आपने जो स्टडी किया है आईजीसी के दौरान, आपने जो स्टडी मटेरियल्स पढ़ा है, वहाँ पर जो आपने नॉलेज कलेक्ट किया है, उन सब को अप्लाई करते हुए आप उस आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस आंसर्स को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, हाउ कुड यू इम्प्रूव कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स किस तरह से आप इम्प्रूव करेंगे वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये सारे आंसर्स में आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, मोर डिटेल्स चाहिए, कुछ रिसोर्सेज के इंफॉर्मेशंस भी आपको देना पड़ेगा। तो डिटेल्स में जो आपको सिनेरियो दिया गया था, आपको ख्याल में आ रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं इस सिनेरियो को जो ये वैलिडेट करता हो कि किस तरह से कंसल्टेशन इंप्रूव किया जाए, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे कंसल्टेशन को इम्प्रूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड आंसर्स लिख दूं। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप जितने भी आंसर्स लिख रहे हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे बेस्ड ऑन सिनेरियो, ताकि ये पता चले कि किस तरह से आप अपने वर्कफोर्स में कंसल्टेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो जिस तरह से आपके आंसर्स डिपेंड होंगे इस क्वेश्चंस में, जो आंसर्स आप लिखने वाले हैं वो होगा सपोर्ट योर आंसर्स यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द सिनेरियो, राइट। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखते हुए इस तरह से समझना है पैटर्न को, फॉर्मेट को और आंसर्स लिखना है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आपके लिए इजी हो चुका है। जैसा पहले मैंने बताया, आप बुक को रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स को रेफर कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक को रेफर कर सकते हैं, आपने जो क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर किया है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स हैं, उन सब चीज़ों को आप रेफर कर सकते हैं। तो क्यों मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिवाइज करने की? तो मैं ये बताता चलूँ कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा वहाँ पर। उस लिमिटेड टाइम में आपको आंसर्स को प्रिपेयर करना है, एविडेंस को अटैच करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के लर्निंग आउटकम्स ये पूछा जा रहा
है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ पर से इसको आपको इसके रिलेटेड आंसर्स मिल सकेंगे। तो इन सब चीज़ों में इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए, इन सब चीज़ों के साथ आपको फैमिलराइज होने के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ईजिली और आप कितना क्विकली आपका ये टाइम पास हो जाता है। तो मेक श्योर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स को काफ़ी केयरफुली ध्यान में रखते हुए स्टडी कर रहे हैं, और एक सारी चीज़ों का एक प्रिपेयरली और इन द सेम वे, इन अ परफेक्ट वे आप नोट बना रहे हैं, ताकि जब एग्जामिनेशन में इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए तो इजीली आप उसे आइडेंटिफाई कर सके, इजीली आप फाइंड कर सके कहाँ पर से आपको आंसर्स लिखना है, और रिलेवेंट एविडेंस को भी आप इजीली अटैच कर सकें। बात आती है एक न्यू फॉर्मेट के एग्जामिनेशन के बारे में, जिस फॉर्मेट पे निबोश के एग्जामिनेशन कभी हुए नहीं है, तो वहाँ पर आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे जो आपका एक तरह का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किया है जो आपको हेल्प करेगा बेस्ट प्रिपरेशन करने में। मेक श्योर आप अपने ट्यूटर और लर्निंग पार्टनर के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं, वो जो आपको एडवाइस देते हैं, वो जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, वो जो आपको स्टडी मटेरियल्स दे रहे हैं, वो जो आपको एक तरह से ट्रिक्स दे रहे हैं, वो जो आपको लर्निंग आउटकम्स पढ़ा रहे हैं, वो जो आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो आपको जो डिफरेंट सजेशन दे रहे हैं, उन सब पे आप वर्क कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आप तरह से एक वाइडर रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ताकि ये पता चल सके कि ये टॉपिक से रिलेटेड एविडेंस आप कहाँ से अटैच कर सकते हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से अटैच कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, ताकि आंसर्स को लिखते वक्त आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ईजी हो सके और आप आंसर्स को फैमिलराइज होकर के ईजी वे में अच्छी तरीके से लिख सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कितने देर में इस एग्जामिनेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि निबोश आपको टोटल 24 आवर्स देता है इस तरह के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, और साथ साथ आपको ये भी रिकमेंड करता है कि आपको वन गो में इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट नहीं करना है। इट मीन्स आपने स्टार्ट किया और एंड नहीं करना है। इस दौरान आपके अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है, और तब आपको आंसर्स लिखना है। मेक श्योर इस दौरान आप अपने आंसर्स को ड्राफ्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो आप अपने आंसर्स में कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं। साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, क्या अदर टेक्निकल थिंग्स वहां पर है या नहीं है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। आप एग्जामिनेशन के दौरान चाहे तो कुछ खा भी सकते हैं, रेस्ट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आप सो भी सकते हैं विद इन 24 आवर्स में। ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना है कि आपके एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, इट मीन्स प्रोग्रेस भी हो रहा है। लास्ट की अगर मैं बात करूं इस स्लाइड में कि किस टाइम जोन को वो फॉलो करता है, तो यस वो बीएसटी टाइम जोन को फॉलो करता है। इट मींस ब्रिटिश समर टाइम को वो फॉलो करता है। इंडियन टाइम की अगर बात करूं तो वो बीएसटी से 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है, आगे है। और अगर पाकिस्तान टाइम की अगर जोन की बात करूं तो वो 4 आवर्स आगे होता है ब्रिटिश समर टाइम से। नेक्स्ट पार्ट आता है कि कहाँ से इस एग्जामिनेशन को आप कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो इसे घर से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या जहाँ पर आप हैं आप वहाँ से इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट येस, आप सेफली, पीसफुली और कंफर्टेबल होकर के इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको कुछ बातों को ख्याल रखना है। मेक श्योर आपके पास एक तरह का डेस्क है या टेबल है जहाँ पर आप सेफली बैठ सकते हैं। आपके मटेरियल्स जो हैं, स्टडी मटेरियल्स है, नोटबुक है, बुक है, या फिर अदर चीज़ें हैं, उसे आप सेफली वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे सेफली या फिर ईजिली आप उसे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। मेक श्योर आपके पास एक कंफर्टेबल चेयर है, गुड लाइटिंग है, टेम्परेचर सही है, और आपके पास एक क्लॉक है जो आपको ये हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि क्या आपका डेडलाइन बचा है, इट मीन्स कितने आवर्स और बचे हैं। आप ये सब सारी चीज़ें अगर सही तरीके से अरेंज करते हैं तो मैं जहाँ तक बिलीव करता हूँ कि 4 to 5 आवर्स के अंदर ही आप इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट के बारे में बताने वाला हूं, जो एग्जामिनेशन के दौरान, जब तक एग्जामिनेशन लाइव है, आपको उसे फॉलो करना है। वेरी फर्स्ट अगर डूज की बात करूं तो आपके पास जितने भी तरह के स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी हो चाहे वो डिजिटल कॉपी हो, आप उसे रेफर कर सकते हैं। बट येस, अगर डोंट की बात करूं तो जब तक आपकी एग्जामिनेशन लाइव है, आप अपने लर्निंग पार्टनर से, ट्विटर से आप किसी भी तरह के सपोर्ट या किसी भी तरह का
कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, हो सकता है आपके क्लासमेट भी कुछ रहे हों तो उनसे भी आप किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, वो है कि आप किसी थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स या किसी और मेंबर से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनसे किसी तरह का सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। एंड मेक श्योर जब आप रेफरेंस ले रहे हैं टेक्स्ट बुक से या फिर लर्निंग मटेरियल से या फिर अदर रिसोर्सेज से जब आप रेफरेंस ले रहे हैं तो मेक श्योर आप वहां से आंसर्स को डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट यहां नहीं कर रहे हैं। आपको अपने नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है और इस आंसर्स को लिखते के वक्त ये ख्याल रखना है कि दोनों कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो आपने आंसर्स लिखने के दौरान जितने भी तरह के स्टडी मटेरियल्स को यूज़ किया है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो सकता है, कुछ जनरल्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकता है या फिर ऑनलाइन कुछ सोर्सेज हो सकता है, उन सब के रेफरेंस लिखने की ज़रूरत है। तो यस, आपको जितने भी तरह के स्टडी मटेरियल्स आपने यूज़ किए हैं उन सब के रेफरेंस लिखने की ज़रूरत है। मेक श्योर आप कोई भी रेफरेंस मिस नहीं कर रहे हैं। क्यों लिखने की ज़रूरत है? बिकॉज आपके आंसर्स जितने भी हैं वो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे आपके प्लेजरिज्म के लिए और कल्यूजन के लिए। तो मेक श्योर आपने जितने भी तरह के स्टडी मटेरियल्स को अप्लाई किया है अपने आंसर्स को लिखने के दौरान, जहां से भी किया है, वो सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का सिंपली एक लिस्ट बनाते हैं और आप वहां पर मेंशन कर देते हैं कि यस, दीज आर द रेफरेंस आपने अपने एग्जामिनेशन के दौरान आंसर्स को लिखने के लिए यूज़ किया है। और साथ साथ आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं कि आपने किसी भी रेफरेंस को वहां पर लिखने के दौरान भूल नहीं की है, छुपाया नहीं है, मिस नहीं किया है। साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो बिकॉज ये सारे आंसर्स के लिए आपको निबोश एक तरह के वर्ड काउंट देता है, वर्ड लिमिट देता है, बट यस, ये सारे रेफरेंसेस जब आप वहां पर मेंशन करेंगे तो वो आपके उस वर्ड काउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं जो न्यूली ओपन बुक एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है आपके ईच क्वेश्चन के अगेंस्ट एक वर्ड काउंट, इट मींस वर्ड लिमिट। क्लोज बुक एग्जामिनेशन में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि आपको ईच क्वेश्चन के अगेंस्ट एक तरह के वर्ड काउंट दिया जाता था, बट यस, ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको एक वर्ड काउंट दिया जाता है जहां पर 10% टॉलरेंस लेवल है। इट मींस आपके जो वर्ड काउंट है वो 10% कम या बेस हो सकते हैं, इट मींस घट बढ़ सकता है, बट यस, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो एग्जामिनर आपके आंसर्स को स्टॉप कर देगा मार्किंग करना जैसे ही आप एक्सीड कर जाते हैं वर्ड काउंट से। मेक श्योर इस तरह से आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि चाहे आंसर्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके जो आंसर्स को असिस्ट किया जाएगा वो आपके क्वालिटी के बेस पे असिस्ट किया जाएगा, ना कि क्वांटिटी ऑफ वर्ड के बेस पे। तो आपको इन सारी बातों को ख्याल रखना है, स्पेशली वर्ड काउंट का ख्याल रखना है एग्जामिनेशंस में आंसर्स को लिखते वक्त। नेक्स्ट पार्ट आता है कि किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आपसे निबोश एक्सपेक्ट करता है। तो यस, वो आपसे एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट विथ इंटीग्रिटी चाहता है। इट मींस आपको एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जितने भी एग्जामिनेशन में आपने आंसर्स लिखा है ये आपके हैं, आपने कहीं और से कॉपी नहीं किया है, आपने किसी और से कंसल्ट नहीं किया है, आपने लर्निंग पार्टनर से कंसल्ट नहीं किया है, किसी और लर्नर से नहीं किया है, और आपने सारे इंफॉर्मेशंस के शोर्स मीन इट मींस एक तरह की एविडेंस वहां पर आपने इंक्लूड की है। और इससे पहले भी मैंने आपको डूज एंड डोंट के बारे में बताया है। तो यस, इस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आपसे निबोश एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी मल प्रैक्टिस के बारे में जानना है, जहां पर आप डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स को की हेल्प ले रहे हैं। तो यस, फिर भी आपको जानना है, क्योंकि निबोश आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इस असेसमेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ओपन बुक ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। यस, अगर आप इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में नाकामयाब होते हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो एक तरह का ये कंसिडर किया जाता है ब्रीच ऑफ मल प्रैक्टिस पॉलिसी। आप इनके पॉलिसी सेक्शन के में जाकर के इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको प्लेजरिज्म के बारे में, कल्यूजन के बारे में और इंपर्सनेशन के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यस, अगर इस तरह का आपके अगेंस्ट होता है, अगर आप सस्पेक्टेड है प्लेजरिज्म के लिए, तो आपके अगेंस्ट एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम्स आता है बेस्ड ऑन दैट आपके अगेंस्ट एक तरह का सैंक्शन अप्लाइड कर दिया जा सकता
है, तो मेक श्योर आप किसी भी तरह की मल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो इस असेसमेंट के लिए एक तरह के इंटीग्रिटी को सेट किया गया है, उस चीज़ को आप मेंटेन कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, और आपने निबोश की वेबसाइट पे जाकर के मल प्रैक्टिस की पॉलिसी के बारे में, जहां पर प्लेजरिज्म के बारे में, कल्यूजन के बारे में और इम्पर्सनेशन के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन है, आप उसे पढ़ रहे हैं ताकि आप इसमें फॉल ना करें, अपने आप को इससे बचा भी सकें। तो बात आती है कि कैसे आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, इट मीन्स आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है। आपने जो रेफरेंसेस यूज किए हैं उन सब के एक तरह के लिस्ट बनाने हैं, और आपको आंसर्स को लिखने के दौरान आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन में इस चीज़ को मेंशन करना है कि कहाँ से आपने सोर्सेज लिया है, किस तरह के आइडियाज़ को यूज़ किया है, किन के वर्क को आपने इंक्लूड किया है। अगर इन सब सारी चीज़ों का लिस्ट बना करके आप वहाँ मेंशन करते हैं तो आप अपने आप को प्लेजरिज्म से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि निबोश किस तरह से चीटिंग को डेटर करता है। इट मींस वो कैसे डेटर चीटिंग को अप्लाई करता है। तो यस, आपके एग्जामिनेशन में बैठने से पहले वो एक तरह से आपके लर्नर स्टेटमेंट पर साइन ले लेता है। इट मींस जो ये इंडिकेट करता है कि यस, आप प्लेजरिज्म और कल्यूजन के सारे प्रोसेस को जानते हैं, समझते हैं, और आप ये कंफर्म करते हैं कि आप इसे फॉलो करने वाले हैं। साथ साथ जैसे ही आपका एग्जामिनेशन एंड हो जाता है तो लर्निंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपसे क्लोजिंग इंटरव्यू करे। इस इंटरव्यू का पर्पस ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो ये समझ सके कि जो वर्क आपने सबमिट किया है, इट मीन जो जस्ट एग्जामिनेशन आपने फिनिश किया है, ये कंप्लीटली आपका ही वर्क है। आपने किसी भी तरह से प्लेजरिज्म की पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया है। आपके क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में मैंने जैसा पहले भी बताया, मैं पार्ट 2 में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से आपको क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या क्या सवाल वहां पर पूछे जा सकते हैं, कितना डिटेल्ड होता है। तो यस, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस तरह से निबोश के जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, पेपर है, वो किस तरह से मार्क किए जाएंगे। तो वेरी सिंपल है, जिस तरह से पहले निबोश एग्जामिनर जो अपॉइंट करता है वो सारे पेपर्स को मार्क करते थे, तो यहाँ पर भी ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी निबोश जो एग्जामिनर्स को अपॉइंट करता है वही इसे मार्क करेंगे। बट येस, निबोश आपके आंसर्स पेपर को वेरी डीपली स्क्रूटनाइज करेगा, और इस चीज़ के लिए कि कहीं पर आपने प्लेजरिज्म तो नहीं किया है, कोई इल्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि किस तरह से आपके ग्रेड डिटरमाइन किए जाएंगे। तो यस, इट इज़ एज नॉर्मल एज इट वाज। जिस तरह से पहले आपके क्लोज बुक एग्जामिनेशन जो होते थे, जो यूनिट रिजल्ट्स आपका कंट्रीब्यूट करता था आपके ओवरऑल ग्रेड में, तो उसी तरीके से ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट होंगे, इस यूनिट का जो रिजल्ट होगा, उसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल क्वालिफिकेशन के ग्रेड में। सो येस, एट द एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 वीडियो, जहां पर हम लोगों ने निबोश की जो न्यूली इंट्रोड्यूस एग्जामिनेशन पैटर्न है, ओपन बुक की बात की, ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, कितने आवर्स मिलेंगे, किस तरह से असेसमेंट होगा, क्या उनकी पॉलिसी है, आपको क्या डूज करना है, आपको क्या डोंट का ख्याल रखना है। तो यस, इस तरह के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर आप वो दो वीडियो भी देखें, जहां पर आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और जो लोग इस तरह के कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, कराना चाहते हैं, इस तरह के कोविड-19 के सिचुएशन में भी घर पे बैठ के ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रिलेवेंट है, और आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उन्हें एक डिटेल्ड इनफ इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें जो काफी टाइम से रुका हुआ होगा। डू टेक केयर, थैंक यू सो मच।